अच्छा इस लाइव किया जी। हेलो, हाँ, क्या हाल चाल है? ठीक है। ऑनलाइन वाले लोग बता दीजिए, दिखाई सुनाई दे रहे हैं? जल्दी से बता दीजिए। हाँ चलिए ठीक। चलिए अब कमेंट हटा दीजिए। आज शनिवार है, मेनली आज करंट का क्लास होना चाहिए, लेकिन पॉलिटी चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव में कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, उसको डील कर लेते हैं और तब जाकर के करंट पढ़ेंगे। तो पहला सेशन में, आज 2 सेशन आपका होगा। पहला सेशन में पॉलिटी के सेकंड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं और दूसरे सेशन में हम लोग करंट समसामयिक की घटना को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पॉलिटी निकाल लीजिए आप लोग। अब आइए, आइए 51 नंबर तक हो न गया था, 52 नंबर से करेंगे हम लोग। आ जाइए और हल्ला नहीं कीजिएगा, समझ बूझ करके याद करते जाना है। ठीक है, गौर कीजिएगा। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? इस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है पता है? अन्य। अन्य। और किसी भी क्वेश्चन में 1 से 2 कीवर्ड होता है, और अगर प्रश्न के कीवर्ड को पकड़ लिए और क्वेश्चन के डिमांड को समझ लिए, आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, लेकिन उसके अलावे अन्य कितने सदस्य थे? 6 होगा ना उत्तर? हाँ 6। तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? कितने अन्य सदस्य थे? 6। नेक्स्ट, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 के कुछ दिन बाद प्रारूप समिति का गठन भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुआ, और प्रारूप समिति का गठन भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को हुआ है। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है बताइएगा? संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। और आप सब लोग जानते होंगे, संविधान सभा ने संविधान जो बनाया है, वह संविधान के निर्माण को लेकर 8 बड़ी और 13 छोटी समिति का गठन किया था। 8 बड़ी और 13 छोटी समिति का गठन किया था, और ये समिति भी संविधान के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का काम किया था। तो तदर्थ झंडा समिति था, इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। तो संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाएंगे तो बी.एन. रॉ। बी.एन. रॉ। भारतीय संविधान सभा के कुल कितनी महिला सदस्य? 15 ना? 15 महिला सदस्य। 15 का नाम बता सकते हैं? कौन बता सकते हैं? चलिए रुक जाइए, ये लड़की सबसे पहले हाथ खड़ा किया, आप ही को मौका दे रहे हैं, बताइए।
रुकिए रुकिए 1 मिनट है, नोट दीजिए तो है, आपको इधर देखना है। हाँ हाँ, दीजिए नोट दीजिए। हाँ अब बोलिए तो है, आप लोग हल्ला मत कीजिएगा, बोलिए अब आप। हाँ ठीक। हाँ हाँ कमला चौधरी, हाँ लीला रे, रेणुका रे, पूर्णिमा बनर्जी, अम्मू स्वामीनाथन, दुर्गाबाई, हाँ दुर्गा, हाँ बेगम एजाज रसूल, सबका नाम बोल दी। हाँ सही में बोल दी सबका नाम। एक बार इनके लिए जोर से ताली बजा दीजिए हो। चलिए आइए अब आगे। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य? 7। डॉक्टर बी आर अंबेडकर संविधान सभा में निम्न में किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति। संघीय समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू और प्रांतीय समिति सरदार पटेल। चाहे प्रांतीय संविधान समिति हो सरदार पटेल, या संघ संविधान समिति हो, संघ शक्ति समिति हो, ये सबके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा? तीसरी 9, पहली 9 दिसंबर, दूसरी 11, तीसरी 13। तो 13 दिसंबर 1946 को रखा तीसरी बैठक में। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, बेनेगल रामा राव, बेनेगल रामा राव, बेनेगल नरसिम्हा राव, BN राव, सॉरी BN राव। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए कितने दिनों बाद इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया? 114 दिन। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा क्या होगा? संविधान सभा। भारतीय संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव। यह प्रश्न बताइए कितना बार पूछा गया? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? BR अंबेडकर। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। 12 अधिवेशन। 12। जब हम 11 बोले थे तो वहां पर ये भी बात बोले थे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, तो सिर्फ 11 ही हम नहीं पढ़ाए थे, हम आगे बढ़ के और भी कुछ बात बोले थे, समझे? उसको भी आपको याद रखना चाहिए। 11 ऑप्शन में है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा ना। 12। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? आए? लागू हुआ के संदर्भ में है 26 जनवरी 1950। है? पिछला क्वेश्चन बोल रहे हैं। हाँ बी उत्तर दे रहा है। सुनिए, हल्ला मत कीजिए, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला बहुत कर रहे हैं। एक तो पहले शांति बनाइए, ठीक है? देखिए 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया है या स्वीकार किया गया है, लागू हुआ है 26 जनवरी 1950, तो अपनाया गया है।
अच्छा हल्ला मत कीजिए, अगला क्वेश्चन को भी थोड़ा देखने दीजिए। लागू बुलाना है। देखिए, अगर स्वीकार किया गया या अंगीकार किया गया, अपनाने का मतलब अगर अंगीकार किया गया या स्वीकार किया गया मानिएगा, समझिएगा, तो उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। और अगर आप ये मानिएगा कि लागू हुआ है, तब आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। आंसर में क्या बी दिए हैं? बी ही मान लीजिए। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई है? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई है? 24 जनवरी 1950। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ 26 नवंबर 1949। बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। देखिए, सुनिए, जब आप पढ़ रहे थे तो आपको यह बात बतलाया गया था कि आजादी से पहले बी आर अंबेडकर का चुनाव संविधान सभा में बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था, और जब भारत का विभाजन हुआ, बंगाल प्रेसिडेंसी के जिस क्षेत्र से भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य बने थे, वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, जिस वजह से वे संविधान सभा के सदस्य नहीं रह पाए, जिस कारण संविधान सभा का काम बाधित होने लगा। और फिर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से भीमराव अंबेडकर आजादी के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के सदस्य बन पाए थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के सदस्य बन पाए थे। तो अब यहां पर ऑप्शन में पश्चिम बंगाल है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, मध्य भारत है, पंजाब है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो आपको बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ जाना होगा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ जाना होगा, समझ गए? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कौन प्रेसिडेंसी से? बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कौन प्रेसिडेंसी से? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और जानते हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी ही इसलिए भी आपको मानकर चलना पड़ेगा क्योंकि मुख्य तौर पर संविधान निर्माण को लेकर जो कार्य शुरू हुआ था वो आजादी के बाद ही हुआ था। आजादी से पहले तो 15 अगस्त 1947 से पहले तो देश की आजादी को लेकर ही कांग्रेस ज्यादा परेशान था, और संविधान सभा में अधिकतर सदस्य तो कांग्रेसी ही था। तो संविधान तो मूल तौर पर आजादी के बाद ही बना है, समझ गए? तो भीमराव अंबेडकर का जो संविधान के निर्माण में योगदान है वो तो मुख्य तौर पर आजादी के बाद ही रहा है, और आजादी के बाद तो वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से ही संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे, वहीं से थे। तो स्वाभाविक सी बात है, उत्तर बॉम्बे प्रेसिडेंसी ही होगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था सरदार पटेल। सरदार पटेल। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और देखिए, हम आपको पढ़ाने वक्त भी बताए थे और अभी भी बता रहे हैं, मूल तौर पर आप क्वेश्चन पे थोड़ा गौर करेंगे तो आप यह पाएंगे कि सामान्य तौर पर जो परीक्षा में समिति से प्रश्न पूछा गया है, बड़े समिति के अध्यक्ष से संबंधित प्रश्न ही पूछे गए हैं। तो बड़ी समिति 8 है, 8 बड़ी समिति के अध्यक्ष को आप याद रख लीजिएगा तो काम आपका चल जाएगा। आगे, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? भारत की जनता ने, भारत की संसद ने, संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने, कैबिनेट मिशन। संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया है?
भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया है? संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जाता है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संविधान को बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इस अवधि में संविधान भारत का बना था। भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया। भारत का संविधान अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 और अस्तित्व में आया मतलब लागू हुआ 26 जनवरी 1950। तो आंसर हो जाएगा ए। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया 22 जुलाई 1947 और तभी जाकर 15 अगस्त 1947 को हम लोग तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर फहरा पाए थे। तो 22 जुलाई 1947। तो भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया है? 22 जुलाई 1947। भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया, मतलब लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950। भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1952। देखिए, आम चुनाव मतलब लोकसभा चुनाव। भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव अक्टूबर 1951 में शुरू हुआ और फरवरी 1952 में संपन्न हुआ। तो संपन्न हुआ के संदर्भ में पूछा जा रहा है तो 1952, फरवरी 1952। और 1951-52 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, लोकसभा के चुनाव के साथ साथ सभी राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हुए थे। समझ गए? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकृत किया गया? देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम स्वीकृत हुआ 18 जुलाई 1947 और यह लागू हुआ है 15 अगस्त 1947। तो यहां पर स्वीकृत कह रहा है, आंसर 18 जुलाई 1947 होगा। क्या दिया है? बी दिया है। काट लीजिए ना, काटिए ना, ठीक है, काट लीजिए। यहां पे देखिए ना, क्वेश्चन तो एकदम स्पष्ट है। स्वीकृत कब हुआ है? आप याद कीजिए, है हीरो सब, याद कीजिए। जब देश को आजाद करवा रहे थे आधुनिक भारतीय इतिहास में, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आ जाइए, क्या हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आ जाइए, हल्ला मत कीजिए, खुश रहिए। क्या हाल चाल? मिठाई रख दीजिए यहाँ पे। चलिए, क्या नाम है आपका? सुधांशु जी। कहाँ से हैं आप? मुंगेर से। तब कट्टा उट्टा चलाए हैं? नहीं चलाए? कट्टा नहीं चलाए इसलिए यहाँ तक आ गए हैं। कट्टा चलाते तो यहाँ तक नहीं आ पाते। चलिए, अब पापा क्या करते हैं आपके? पापा क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। कहाँ? कोलकाता में। कितने भाई बहन हैं? 2 भाई 2 बहन। बड़े हैं या छोटे? सिस्टर? सिस्टर बड़ी है आप, भाई में बड़े हैं आप। ओ, चलिए, तब रिजल्ट से खुश है ना? खुश है ना? चलिए, रिजल्ट से आदमी खुश नहीं होगा तो कौन चीज़ से खुश होगा? पटना कब आए थे या ऑनलाइन पढ़ रहे थे? प्रीलिम्स में ऑनलाइन, मेंस में ऑफलाइन। ठीक है, मेंस में टेस्ट दिए थे? टेस्ट दिए थे। 12 बजे से जो टेस्ट होता था वही ना? तो कौन सा बैच? दरोगा, बिहार दरोगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन बैच था? ठीक है, 2213 में, 2213 रिजल्ट के बाद यानी 1275 में जुड़े। हाँ 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 हाँ। ओ, चलिए, तो इन लोगों को कुछ कहना चाहिए, हम तो सब चीज़ पूछ लिए। ठीक है, तो एक बार सुधांशु जी की सफलता के लिए जोर से ताली।
चलिए, छोटा भाई है आपका ना, क्या करता है वो अभी? क्या ग्रेजुएशन और हो गया है? हो गया है। कितना उम्र हुआ है आपका? हो 24। काफी कम उम्र है। ठीक है, अभी तो मोछोदारी बढ़िया से पूरा मुंह नहीं आया। ठीक है, तो कुछ बताइए इन लोगों को। मेरा नाम सुधांशु राज है। हम मुंगेर जिला से बिलोंग करते हैं। सर के साथ हम जुड़े सिर्फ 5 महीना, जुड़े। उसके वजह सर के वजह से जितना सर पढ़ाते थे उसका नोट्स हम पूरा देखते थे। सर जो पढ़ाए उसके बाद रिवीजन पूरा करते थे, जिसके वजह से आज हम रिजल्ट निकाल पाए। और टेस्ट जो है ना सर का 50 क्वेश्चन का टेस्ट, वो तो बहुत ही बेहतर है सर का। और सर जो लास्ट समय में जो रिवीजन करवाते हैं सर, वो टॉनिक का काम करता है। उसमें हमको बहुत फायदा किया था। सर को जो रिवीजन करवाते हैं वो बहुत फायदा करता है। रिवीजन सर बहुत हमको फायदा किया सर, आपका जो लास्ट में जो करवाए थे सर। और कुछ नहीं सर। चलिए देखिए, रिवीजन का तो महत्व है ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। रिवीजन का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। पढ़ने के लिए तो एक बार हम पढ़ा देंगे, लेकिन उसके बाद तो धीरे धीरे आप भूल जाइएगा ना, धीरे धीरे भूल जाइएगा। लेकिन अगर आप रिवीजन करते रहिएगा तो फिर चीज़ों को नहीं भूलिएगा। तो रिवीजन करते रहिए। पढ़ने से ज़्यादा महत्व होता है रिवीजन का, समझ गए? जो लड़का एक बार पढ़ चुका है उसको जितना अधिक से अधिक बार रिवीजन हो सकता है करना चाहिए। और देखिए, हम आपको इस रिजल्ट के आने से पहले से, जब से आपका बैच शुरू हुआ है, अब तो हम कहना भी छोड़ दिया, अब हमेशा एक ही बात कहना भी ठीक नहीं लगता है, लेकिन शुरू में जब बैच शुरू हुआ था तो आप याद कीजिए, हम बोल रहे थे बैच खाना है और 50 क्वेश्चन का टेस्ट पानी है। अगर बैच सिर्फ करते हैं तो ठीक है, लेकिन बैच के साथ साथ आपको टेस्ट भी करना चाहिए। और स्टेज पे जितने लोग आए हैं, लगभग 90% लोग 50 क्वेश्चन टेस्ट विद डिस्कशन को लेकर के चर्चा किए हैं या नहीं किए हैं। तो इतना ज़्यादा उस टेस्ट का चर्चा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है वो टेस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी लाभदायक है। तो आपको जो है देना चाहिए। कितने लोग देते हैं ये बताइए? तो देते हैं आप लोग? पता नहीं, हमको तो विश्वास ही नहीं होता है, समझे? विश्वास नहीं होता है आप लोग पे। खैर, रिजल्ट लेकर के आइएगा तो बोलिएगा, तब विश्वास हो जाएगा, समझे? ऐसे तो विश्वास नहीं है होगा। अरे संस्थान की तरफ से गिफ्ट लाइए तो एगो हो। और घर नहीं जाना है, कल फंक्शन है, पता है आपको? आपको इनविटेशन मिला है ना? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कल जो है आपको फंक्शन है 3 बजे से, तो आना है और उसमें जरूर आना है, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना है, समझे? तो हम मिठाई खिलाते, हमसे पहले आप ही खिला दिए हैं। आए भोज है आप लोग को? कौन सी का भोज? आप लोग को भोज नहीं खिलाएंगे, मिठाई खिला देते हैं। एक बार इनके लिए जोर से ताली बजा दीजिए फिर से आप लोग। चलिए, हमको छोड़ दीजिए, ठीक है, हम खा लेंगे, हम ही खाएंगे ये मिठाई, समझे? इनको खिला दिए हैं तो आप लोग को भी हम आ जाइए। क्या फोटो खींचिएगा? अच्छा ठीक, मिठाई खिला दिए, दोबारा खिला दे। रुकिए, गिफ्ट देते हुए खींच लीजिएगा। और कल 3 बजे आ जाना है, ठीक है? एक भी विद्यार्थी कम नहीं रहना चाहिए, लोग गिनने के लिए आएगा। और आप लोगों के लिए खाना पीना का भी व्यवस्था है, जो सिलेक्टेड लोग हैं उनके लिए है। आप लोग के लिए क्या देंगे? आप लोग को बताएंगे, ठीक है, क्लास के अंतिम में। काहे चिंता करते हैं? बोले थे हम? अच्छा, बोले थे तो आप लोग को भी मिलेगा। अच्छा, कल ही आपका आदेश हम टाल सकते हैं? चलिए आइए आप पहले क्वेश्चन पे। तो इसका उत्तर जो है आंसर में गलत था, इसको सही कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए स्पष्टता पूर्वक स्वीकृत किया गया है।
स्वीकृत किया गया है, ठीक है, स्वीकृत किया गया है, समझे। तो आप याद कीजिए, जब देश आजाद हुआ था, देश जब आजाद हो रहा था, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 4 जुलाई 1947 को आया ना, और उसे ब्रिटेन की संसद ने स्वीकृति दिया 18 जुलाई 1947। तो स्वीकृति के संदर्भ में प्रश्न पूछ रहा है 18 जुलाई 1947। तो अभी तक में तो हमको लगता है चैप्टर 1 और 2 में एगो मात्र टाइपिंग मिस्टेक मिला है, एक एगो न मिला है, बताइए, समझे। और ये भी लगता है, हो सकता है रात में आंसर तैयार करते हैं, तो रात में जानते हैं एक टाइम ऐसा आता है कि दिमाग थोड़ा कम काम करने लगता है, समझे। समझने का आम समझ जाते हैं इमली, तो उसमें गड़बड़ हो गया होगा। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची। भारतीय संविधान में है 450 के आसपास अनुच्छेद है वर्तमान में, तो 400 से अधिक अनुच्छेद के साथ आप जा सकते हैं। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? संविधान सभा, संविधान सभा। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान के वास्तुकार किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26, क्योंकि 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हो गया। और कोई भी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या होता है जानते हैं? जैसे पर्यावरण दिवस मनाते हैं तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना, जैसे जल दिवस मनाते हैं तो जल के प्रति जो है जागरूकता, तो जो है संविधान के प्रति जागरूकता फैलाने को लेकर प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए, 26 नवंबर। लेवल 1 खत्म हो गया, अब लेवल 2 और लेवल 3 है। लेवल 2 में संभवतः 12 क्वेश्चन होगा, 10 12, लेवल 3 में 8 क्वेश्चन होगा। लेवल 2 में 12 और लेवल 3 में 8 क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से, समझ गए। तो आइए देखते हैं, बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, खत्म हो जाएगा, फिर करेंट में हम लोग इंटर करेंगे, ठीक है। तो आइए गुरुजी लोग, अब इसमें जो है लेवल 2 और 3 में थोड़ा समझिएगा, इसमें थोड़ा कम हल्ला कीजिएगा। लेवल 1 में हल्ला भी करते हैं, कोई बात नहीं है। 2, 3 में आराम से सुनिए। संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? पहला, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। हाँ, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक दिल्ली में हुई, और इस बैठक की अध्यक्षता किया किसने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। इसके प्रथम अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो अस्थाई अध्यक्ष न थे। अस्थाई तो राजेंद्र प्रसाद ना, मतलब ये गलत है ना हो। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया, मतलब प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया। सही बात है, प्रथम बैठक का बहिष्कार किया, भाग नहीं लिया, क्योंकि जो चुनाव हुए थे संविधान सभा को लेकर, उसमें मुस्लिम लीग को तो मात्र 73 सीट मिला था, कांग्रेस को 208 सीट मिला था। तो संविधान सभा में कांग्रेस का बोलबाला होने वाला था। मुस्लिम लीग को यह बात समझ में आ गया, इसी वजह से बहिष्कार किया, अर्थात भाग नहीं लिया, और यह मांग किया कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान हेतु अलग संविधान बनाया जाएगा, समझ गए, यही मांग किया। क्लियर है? तो यह सही है। तो कौन कौन सा सही है? 1 और 3। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। तो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसने चुना था? भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसने चुना था? भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसने चुना? भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। हां, हुआ है। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। हां, घोषित किए गए, समझ गए। लेकिन निर्वाचित के जगह जो है ना,
निर्वाचित को काट लीजिए, क्योंकि एक बात बताइए, निर्वाचित का मतलब क्या होता है जानते हैं? जो चुनाव के माध्यम से चुना जाए, इलेक्शन के माध्यम से चुना जाए, निर्वाचित का मतलब यह होता है। लेकिन राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्हें संविधान सभा के सदस्यों ने आपसी सहमति से, उन्हें संविधान सभा के सदस्यों ने आपसी सहमति से देश का प्रथम राष्ट्रपति चुना। तो वो 1950 से 1952 तक निर्वाचित राष्ट्रपति नहीं थे। पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव 1952 में हुआ और 1952 में राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित राष्ट्रपति बने। उनसे पहले जो है सर्वसहमति से चुने गए राष्ट्रपति थे। तो निर्वाचित को हटा दीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, समझ गए? सही है, तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आइएगा, गौर फरमाइएगा यहां पर। जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। हां, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के तौर पर जनगण मन को स्वीकार किया था या अंगीकार किया था, जिस जनगण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। ठीक है, आगे सही है, ये उत्तर यही हो जाएगा। बीसीडी गलत है, तो बीसीडी क्यों गलत है समझिएगा। संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की? नहीं। संविधान सभा ने मई 1949 में, मई 1947 नहीं बल्कि मई 1949 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की है। जनवरी 1948 में संविधान सभा के राष्ट्रीय गीत को अंगीकार किया? नहीं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगीत के तौर पर वंदे मातरम को स्वीकृति प्रदान किया है। गलत है ये। संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? नहीं। 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज के तौर पर तिरंगा को स्वीकार किया। 22 जुलाई 1947, तो यह भी गलत है। तो बीसीडी कैसे गलत है बता दिए हैं, आंसर ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? देख रहे हैं, देखिए थोड़ा ये क्वेश्चन जानने से ज्यादा जरूरी है कि क्वेश्चन कौन परीक्षा में पूछा है और कौन ईस्वी में पूछा है। एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट 2022। तो ये सब जो है अम्मू स्वामीनाथन, हंसा मेहता, बेगम एजाज रसूल, कमला चौधरी, ये सब जो है आपको महिला है, ये सब महिला है। और आप अपने नोट में देखिएगा 15 महिला का नाम है और कहां से चुनी गई है क्षेत्र का भी नाम हम आपको दे दिए हैं। मतलब अब देख रहे हैं कि इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं और यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है और अभी 2024 चल रहा है, तो आगे भी पूछने की संभावना है इस प्रकार के प्रश्न का। तो मतलब 15 महिला है, 15 महिला का नाम याद रखने के साथ साथ कौन क्षेत्र से चुनी गई है, कौन महिला, इसको भी याद रख लीजिएगा तो बेटर ही होगा। क्योंकि जानते हैं इसी प्रकार के प्रश्न जब परीक्षा में आते हैं ना तो बहुत कम विद्यार्थी बनाते हैं और कभी कताल जो है इसी प्रकार का प्रश्न आपको मेरिट में ला देता है। कभी काल इसी प्रकार का प्रश्न अगर आप सही कर देते हैं तो मेरिट में आप आ जाते हैं। अभी देखिए जो लोग असफल हुए हैं, जिनका मेरिट नहीं बना है, लेकिन वो फिजिकल तक किए हैं, फिजिकल पास तक किए हैं, लेकिन मेरिट नहीं बना है, वो खराब विद्यार्थी नहीं, वो बहुत बढ़िया विद्यार्थी है, बहुत अच्छा विद्यार्थी है वो, बस इक्का दुक्का क्वेश्चन के कारण जो है उसका मेरिट नहीं बना है। जो फिजिकल किया है उसका इक्का दुक्का क्वेश्चन के कारण ही मेरिट नहीं बना है। उसमें हो सकता है आसान क्वेश्चन एक आध को गलती कर दिया हो। तो एग्जाम में जानते हैं जो चीज आप पढ़े हैं वो गलती नहीं होना चाहिए, जो आप नहीं पढ़े हैं वो गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पढ़े हैं वो गलती नहीं होना चाहिए। पढ़ा हुआ चीज अगर आप गलती नहीं कीजिएगा ना तो हर एग्जाम में आपका रिजल्ट हो जाएगा, समझ गए। मतलब पढ़ा हुआ चीज है, मतलब आसान है, आसान प्रश्न गलती एग्जाम में नहीं करना है, समझे। तो मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से इसमें चुनी गई थी अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन। फिर आपको हंसा मेहता बॉम्बे से चुनी गई है, बॉम्बे से चुनी गई है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। कमला चौधरी और बेगम एजाज रसूल संयुक्त प्रांत से चुनी गई है। ये दोनों जो है संयुक्त प्रांत से चुनी गई है और संयुक्त प्रांत को आज के डेट में हम लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश। क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश। प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया? आप जानते हैं ये क्वेश्चन हम क्रिएट किए हैं, भले ये क्वेश्चन पूछ दिया है, सीजीएल में पूछा हुआ है 2023 में, लेकिन
जब हम बनाए थे तो हम इसको क्रिएट किए थे, एम लक्ष्मीकांत से क्रिएट किए थे फरवरी 1948। इसका उत्तर होगा फरवरी 1948। फरवरी 1948 प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप प्रकाशित किया था फरवरी 1948 में। समझ गए। और ये भी देखिए सीजीएल टीयर फर्स्ट 2023 में पूछा है, एकदम लेटेस्ट है। समझ गए। काफी अच्छा प्रश्न है। डैश यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जीबी मौलंकर, गणेश वासुदेव मौलंकर, जानते हैं इनका सबसे ज्यादा ऐतिहासिक महत्व इसलिए है क्योंकि ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने हैं। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मौलंकर बने हैं। यह प्रश्न कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी तक जो इसको ना पूछा होगा। तो गणेश वासुदेव मौलंकर, जीबी मौलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। लेकिन संविधान निर्माण करने वाली 13 छोटी समितियों में एक कार्य सूची समिति हुआ करता था। उस कार्य सूची समिति, कार्य संचालन ने कार्य सूची समिति अलग है, कार्य संचालन समिति अलग है। तो एक कार्य सूची समिति हुआ करता था। उस कार्य सूची समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे जीबी मौलंकर, गणेश वासुदेव मौलंकर, यानी आंसर हो जाएगा बी। तो गुरुजी लोग बताइए कि 13 छोटी समिति में कौन समिति के अध्यक्ष थे जीबी मौलंकर? 13 छोटी समिति में से किस समिति के अध्यक्ष थे जीबी मौलंकर? कार्य सूची समिति। संविधान सभा समिति और अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष केएम मुंशी। देख रहे हैं कार्य संचालन आ गया ना, ठीक है। फिर मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 4-3-2-1, 4-3-2-1 आंसर ये होगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? बताना पड़ेगा। बताए हैं ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आयंगर साहब होंगे, ये होगा उत्तर। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। हाँ या ना? और देखिए जब हम आपको पढ़ा रहे थे हम आपको बताए थे, पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। 53वीं बीपीएससी, इसके बाद भी और भी बहुत सारा परीक्षा पूछा है इस प्रश्न को। सिर्फ बीपीएससी नहीं बल्कि और भी कई सारे परीक्षा जो है इस प्रश्न को पूछने का काम किया है। इसको आप याद रखिएगा। तो एक बार याद कर लीजिए, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल और इसके सभापति थे लॉर्ड माउंटबेटन। सभापति थे लॉर्ड माउंटबेटन और उपसभापति थे जवाहरलाल। अंतरिम सरकार के संदर्भ में प्रश्न है, समझ रहे हैं ना? इससे पहले भी चर्चा किए हैं, ठीक है। चलिए अब लेवल 2 खत्म हो गया, अब लेवल 3 पर आइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? 4 स्टेटमेंट है, इसमें से 1 को सही है, 3 को गलत है। जो सही है उसको चुन लेते हैं और फिर 3 को कौन कौन गलत है उसको भी चुन लेंगे। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। सही है, सही है, सही है। देखिए कैबिनेट मिशन का भारत आगमन मार्च 1946 में हुआ। कैबिनेट मिशन योजना ने अपनी सिफारिश दिया मई 1946 में और फिर संविधान सभा के लिए चुनाव हुए जुलाई अगस्त 1946 में। और संविधान सभा के लिए जो चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए उसमें आम जनता पार्टिसिपेट थोड़े किया था। आम जनता पार्टिसिपेट नहीं किया था बल्कि प्रांतीय विधानसभा के जो चुने हुए सदस्य थे वो पार्टिसिपेट किया था। तो वही कह रहा है 1946 में प्रांतीय सभा मतलब प्रांतीय विधानसभा द्वारा भारत का संविधान सभा चुना गया था। सही है। जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। एम ए जिन्ना थे तो एम ए जिन्ना के कारण ही गलत होगा, गलत।
भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ? नहीं, 9 दिसंबर 1946। गलत हुआ यह भी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया? नहीं, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949। तो ए नंबर सही होगा हो, इसका उत्तर हो जाएगा ए। 2, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? देखिए, 1 नंबर में सही चुनना था, इसमें गलत चुनना है। 4 स्टेटमेंट है, 3 गो स्टेटमेंट सही है, 1 गो गलत है। जो गलत है वही इसका उत्तर होगा, गलत को ही चुनना है। तो आइए देखते हैं। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। सही या गलत? 8 गो बड़ी समिति, 13 गो छोटी समिति था ना हो। तो बड़ी संख्या में समितियों की मदद से संविधान सभा ने काम किया, और उन सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति महत्वपूर्ण था तब ना, कितना बार क्वेश्चन आया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है, प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे। महत्वपूर्ण था तब ना पूछा जा रहा है। तो एकदम सही बात है, महत्वपूर्ण था, सही है ये। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। हाँ, याद कीजिए, 4, 3, 3 करके जो है इन लोगों को प्रतिनिधित्व मिला था। इन लोगों की जनसंख्या कम थी, तो स्वाभाविक सी बात है प्रतिनिधित्व भी कम मिलेगा। तो जनसंख्या इन लोगों का भारत में कम होने की वजह से इन लोगों को प्रतिनिधित्व भी जो है आपको कम मिला, लेकिन प्रतिनिधित्व मिला था, बताए थे हम आपको पढ़ाने के दौरान, अगर आपको स्मरण हो तो ये भी क्या है? सही। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था, यानी संविधान सभा को लेकर जो संविधान सभा के गठन को लेकर जो जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए थे, वह चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था। मतलब उस चुनाव में जो है भारत की वयस्क आम जनता पार्टिसिपेट की थी। नहीं, वयस्क आम जनता पार्टिसिपेट नहीं की थी। मतलब ये गलत है, हां या ना? गलत है ना हो। और हमको चुनना क्या था? मतलब आंसर क्या होगा? सी होगा ना? क्लियर ना? आगे, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में कौन कथन सही है? पहला, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। सही है या गलत? एकदम सही है, वयस्क मताधिकार पर यह आधारित नहीं था। और देखिए, भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव मूलतः स्वतंत्रता के बाद से होने लगे, स्वतंत्रता के बाद से होने लगे थे, 1947 के बाद से होने लगे थे। और संविधान सभा के लिए चुनाव तो स्वतंत्रता से पहले हुआ है, तो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ है। तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे वह वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। एकदम सही है ये। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। गलत है, ये गलत है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब क्या होता है जानते हैं? देखिए, चुनाव 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव वैसा चुनाव जिसमें आम जनता पार्टिसिपेट करे, जैसे लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष है, विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष है। जैसे अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, प्रत्यक्ष चुनाव था क्योंकि आम जनता पार्टिसिपेट किया था। तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था उसमें आम जनता पार्टिसिपेट किया? नहीं, आम जनता पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि प्रांतों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट किए थे। तो संविधान सभा को लेकर जो चुनाव हुआ था वह प्रत्यक्ष नहीं था बल्कि वह अप्रत्यक्ष था। वह प्रत्यक्ष नहीं था बल्कि अप्रत्यक्ष था। तो गलत है यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। गलत है, यह बहुदलीय संरचना थी। कैसे बहुदलीय संरचना थी? एक बात बताइए, ठीक है, संविधान सभा के अधिकतर सदस्य कांग्रेस पार्टी से थे, लेकिन क्या छोटे छोटे पार्टी से संविधान सभा में लोग नहीं गए थे? एकदम गए थे। किसी पार्टी से एक एक करके जो है कई सारी छोटी छोटी पार्टियों से लोग थे, समझ गए? तो यह गलत है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। हां, 8 बड़ी और 13 छोटी समिति। उसी में तो आता है कार्य संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति, कार्य सूची समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। एकदम सही है ये। तो कौन कौन सा सही है? ए और डी। समझ में आया है? डाउट नहीं ना है? अगला क्वेश्चन में जा रहे हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है। आप लोग को लग रहा होगा कि दोनों क्वेश्चन एक ही है, लेकिन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, समझ गए? तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है?
वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, नहीं, गलत है ना हो। प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, गलत है ना हो। वह बहुदलीय निकाय था, हां या ना। देखिए, बहुदलीय निकाय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के साथ साथ कई छोटी छोटी पार्टियों के सदस्य भी संविधान सभा के सदस्य थे। अगर सिर्फ कांग्रेस के सदस्य रहते 100%, तब एक दलीय निकाय हो जाता, लेकिन कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टी के लोग भी संविधान सभा के सदस्य थे, तो वह बहुदलीय निकाय था। एकदम सही बात है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, हां सही बात है, समझ गए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन कौन सा, ये 3 और। इस क्वेश्चन में अंतर क्या है, इसके पहले क्वेश्चन में था वह बहुदलीय निकाय नहीं था, और उससे पहले वाले में था वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं था, ऐसे करके कुछ ना है। तो यही अंतर है, आप देख लीजिए ना, यहां पर आपके सामने में तो क्वेश्चन है ये है महाराज, ठीक है। तो यही अंतर था, बेसिक आंसर हो जाएगा 3 और 4। दोनों क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं ना है हो। हाँ, एक बार राजस्थान पीसीएस पूछा है, एक बार यूपीएससी पूछा है सेम क्वेश्चन। तो पहले यूपीएससी पूछा है, राजस्थान पीसीएस उसमें थोड़ा सा बदलाव करके पूछा है, समझ गए। देख रहे हैं, आईएएस प्री यानी यूपीएससी 1993 में पूछा है, और राजस्थान पीसीएस जो है 2018 में पूछा है, 2018 में सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ, समझे। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, आइए देखते हैं। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पे असर था, एकदम असर था। कैसे असर है समझिए, आप प्रस्तावना पढ़े हैं। एक बात बताइए, प्रस्तावना, पंडित नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था संविधान सभा के समक्ष, वही ना बाद में जाकर प्रस्तावना बना, आए, ठीक है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की गई थी, हां या ना, आए। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना, है ना हो। अब देखिए, विचार की स्वतंत्रता को लेकर बात प्रस्तावना में है, अभिव्यक्ति को लेकर बात प्रस्तावना में है, धर्म को लेकर बात प्रस्तावना में है। और आप भारतीय संविधान को पढ़िए, भारतीय संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में है। आप पढ़िए अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में विचार और अभिव्यक्ति की बात की गई है। आप पढ़िए अनुच्छेद 25, उसमें अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता को लेकर बातें की गई है, उसमें अपने धर्म को मानने को लेकर स्वतंत्रता की बातें की गई है। तो प्रस्तावना में जो बात है वो तो संविधान में है ही, संविधान पर उसका असर पड़ा ही पड़ा है, संविधान पर उसका असर पड़ा ही पड़ा है। फिर एक दूसरा एग्जांपल आप देख लीजिए, प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना में क्या न्याय की चर्चा है, और प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और आप भारतीय संविधान के भाग 4 को पढ़िए, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को लेकर के ही बात की गई है। तो मतलब जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का असर संविधान पर एकदम सीधे सीधे देखने को मिलता है। 2 एग्जाम्पल के तर्ज पर हम आपको समझा दिए हैं, कुछ समझे हैं? तो 1 नंबर सही है या गलत? एकदम सही है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, हां करती है, एकदम करती है। जैसे उद्देशिका की अगर आप बात करेंगे तो उद्देशिका का उद्देश्य है, प्रस्तावना का उद्देश्य है भारत के लोगों के बीच बंधुत्व का प्रसार करना, समानता स्थापित करना, स्वतंत्रता स्थापित करना, इस सब उद्देश्य की तो पूर्ति करता ही करता है, सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, हां संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। यह बात इसलिए कह सकते हैं क्योंकि प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से, और यही वजह है कि हम कह सकते हैं कि संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, नहीं, गलत है। राज्य के मुखिया, यहां पर राज्य शब्द का प्रयोग हुआ है भारत के लिए, राज्य शब्द का प्रयोग हुआ है भारत के लिए, और भारत राज्य के मुखिया है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं किया जाता है, बल्कि राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जिसमें आम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, उसके चुनाव में आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं करते हैं, बल्कि अप्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचित करते हैं। तो इसी वजह से यह क्या है, गलत। तो कौन सा सही है, 1, 2 और 3? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे। वीटी कृष्णामाचारी
प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. क्या होगा उत्तर? बी होगा, बी होगा। और यहां पर एक चीज हम थोड़ा ज्यादा गौर करवा रहे हैं और इस पर भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा, हो सकता है पूछ सकता है। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, देखिए आप सब लोग जानते हैं प्रारूप समिति में 7 गो सदस्य था ना हो, और 7 गो में से मात्र 1 गो कांग्रेसी था, बाद बाकी 6 अन्य पार्टी से था, तो बहुदलीय निकाय तो था ही। यह भी इस बात को इंगित करता है कि एकदम बहुदलीय निकाय था संविधान सभा, समझ गए? तो इसको आप याद रखिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है अपने आप में। प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, देखिए क्योंकि संविधान निर्माण करने वाली सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति था और प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य है के.एम. मुंशी। इसको विशेष तौर पर आप याद रखिएगा। मिलाइए, क्या होगा उत्तर? बी। संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। हां। कथन 2, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया। गलत है, प्रारूप समिति का गठन 26 नवंबर 1949 नहीं बल्कि 29 अगस्त 1947। कथन 1 सही है किंतु 2 गलत है। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। प्रारूप समिति की नियुक्ति, इसकी नियुक्ति हुई है 29 अगस्त 1947। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि मतलब लागू होने की, पहला बैच में छूटेगा तो दूसरा बैच में कर लेंगे, लेकिन यह गलत है। जैसे ही आपके पास जानते हैं चॉइस आ जाता है ना, तो फिर काम करने में जो तत्परता होता है ना वो खत्म हो जाता है। जैसे हमारा फिजिकल क्यों नहीं निकला, सोचने वाली बात है। ऐसा तो नहीं है कि हम बूढ़ा हो गए हम फिजिकल नहीं निकाल सकते। यानी 1717, 2446, 2213 और 126 एक्साइज इसमें नहीं दिए थे, 1275 वाला हम परीक्षा नहीं दिया। अब परीक्षा देना मुश्किल हो जाता है, समझ गए? मास्क पहन के जाए, 5 गो मास्क पहन के जाएंगे तो जो है नहीं छिप पाते हैं, तो इसी वजह से परीक्षा देना ही छोड़ दिए हैं। तो 2213 तक दिए हैं, समझे? तो क्यों नहीं हुआ हमारा फिजिकल? कहीं हमारा फिजिकल नहीं हो सकता था? एकदम हो सकता था। क्यों नहीं हुआ? हमारे पास चॉइस था, 2 ऑप्शन था हमारे पास। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तब पर भी ठीक है, पढ़ा रहे हैं, पैसा कमाइए रहे हैं, इसी वजह से हमारा फिजिकल नहीं हुआ। और जैसे चॉइस 2 को मिल जाएगा ना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये सब आपकी गलती है। ठीक है, आपको जाना है अभिषेक जी, आप जाइए, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं, हम आपको अलाउ भी कर देंगे, लेकिन फिर आप यही गलती दूसरा बैच में भी कीजिएगा, फिर तीसरा बैच आएगा, फिर कहिएगा तीसरा, हम आपको तीसरा बैच में भी भेज देंगे। लेकिन ऐसे ही करते रहिएगा तो कैसे होगा? नहीं होगा। कर देंगे, जाइए अभी। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए। चलिए, खत्म ना हो गया? इस प्रकार चैप्टर 2 खत्म। ठीक है, चलिए चैप्टर 1 और 2 का ऑब्जेक्टिव। और एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, जो बता दिया ऑब्जेक्टिव में वही आंसर याद रखना। कौन किताब क्या देता है नहीं देता उससे कोई मतलब नहीं। हम भी पढ़ के आके आपको पढ़ाते हैं, तो गलत तो हम पढ़ा नहीं सकते हैं, समझ गए? तो ठीक है, आज के पॉलिटी के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। ऑनलाइन वाले लोग, आपको कहीं नहीं जाना है। ठीक 5 मिनट में करंट का सेशन शुरू करने जा रहे हैं। और करंट का अलग सेशन लगता है ना जी? हाँ, तो करंट के सेशन में करंट का क्लास लगाओ अब तुम, ठीक है? और आराम से लगाओ, 5 मिनट में लाइव होंगे। नहीं, छुट्टी नहीं देंगे, छुट्टी एक के बार देंगे। अभी नहीं, कोई बाहर नहीं निकलेगा।